हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ गुरुज बायो। तो भाई कैसे हैं सब लोग, क्या सब लोग एकदम मचा रहे, क्या सब लोग एकदम उड़ा रहे। तो भाई आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्शंस एंड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है। पता नहीं क्यों ये जो टॉपिक है ना, ये बच्चों का मतलब जितने भी इसे पढ़ते हैं ना भैया, बहुत ही फेवरेट टॉपिक लगता है ये। ठीक है, इतना फेवरेट टॉपिक लगता है, इतना फेवरेट टॉपिक लगता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, उसका रीजंस तो बहुत सारा आपको पता ही है कि क्या क्या है, क्योंकि भैया उसमें ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जो कि भैया अनुभूति दे देते हैं, समझ रहे हो। हाँ भाई, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रासेप्शन एंड डिवाइसेस। इसके पहले हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, इसके पहले हमने कंप्लीट कर लिया है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, और सबसे पहला जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कैसे रहना है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज ने क्या क्या स्टेप्स उठाए, ये हम सब ने देख लिया था। और आज के इस लेक्चर में हम उसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन ये तो कर दिया भैया उन्होंने कि चलो ठीक है कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बना लेते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी इतनी बन गई कि भैया पॉपुलेशन की दिक्कत आ गई, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई कि भैया फूड स्कैरसिटी जो फूड स्कैरसिटी या फिर फूड शेल्टर जितने भी प्रॉब्लम्स है उनकी आने की नौबत आ चुकी थी। ठीक है, और बस उसी पॉपुलेशन को घटाने के लिए, उसी पॉपुलेशन को घटाने के लिए हम आज का लेक्चर पढ़ेंगे। उसी पॉपुलेशन को घटाने के लिए, उसी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम आज का लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर का जो क्या बोलते हैं, उसे जो भी बोलते हो वो आपको समझ में आ चुका होगा। और शुरू करते हैं फिर आज का हमारा प्यारा सा लेक्चर। बहुत ही मजा आने वाला है इस लेक्चर में, पूरा का पूरा एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बाहर नहीं जाएंगे, और पूरा इतना फील के साथ पढ़ेंगे कि आप सबको फील आ जाएगा कि भैया आप बोलेंगे वाह क्या बात है सर। ठीक है, क्या बात है सर, आप ऐसा बोलेंगे भैया। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा लेक्चर। ठीक है, वैसे आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, और जैसे कि आप मुझे जानते हो मैं आपका गुरु भाई हूँ। ठीक है, तो भाई शुरू कर देते हैं। देखो, कॉन्ट्रासेप्शन एंड डिवाइसेस। सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है। ठीक है, अब देखो कॉन्ट्रासेप्शन ना, अगर कॉन्ट्रासेप्शन अगर नाम अगर किसी ने सुना तो वो बोलता है कि हाँ भैया, उससे डायरेक्ट दिमाग में एक ही वर्ड आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है भैया, जो कॉन्डम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो आपके जो आईपीएल्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो आपके क्या बोलते हैं उसे, जो आईओडीज होते हैं, उसी को कॉन्ट्रासेप्शन समझने लग जाता है। वो है नो डाउट, लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ये तो हमने क्या बताया, टाइप्स बताए, उसके टाइप्स बताए, बैरियर मेथड हो गया, ठीक है, आईओडीज हो गया, ये हमने उसके टाइप्स बताए, उसके एग्जाम्पल्स बताए, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि एक्चुअल में कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है। ठीक है, सो कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली कुछ नहीं है, इट इज द मेथड। ठीक है, मैं डिवाइसेस और उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेशन पर गौर फरमाइएगा। ठीक है, अगर बोर्ड वालों की अगर इच्छा हुई तो डायरेक्ट 1 मार्क्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन भेज देंगे। ठीक है, डायरेक्ट पुट कर देंगे कि भैया बताओ कॉन्ट्रासेप्शन की डेफिनेशन बताओ और उसके कुछ थोड़े से टाइप्स और एग्जाम्पल्स बताओ, बोल देंगे भाई। ठीक है, उनको क्या है, बस एक क्वेश्चन पुट किया 1 मार्क्स के लिए, हो गया भैया बल्ले बल्ले। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है, इट इज अ मेथड। ठीक है, ये क्या है, एक मेथड है, इट इज द मेथड टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। ठीक है, या फिर इट इज द मेथड टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन और मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, मतलब ये कि कॉन्ट्रासेप्शन ये ऐसे एक मेथड है जिससे कि हम प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं, जिससे कि हम प्रेगनेंसी में डिले ला सकते हैं, जिसमें कि हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप इसका ही कुछ ऐसा 2.0 वर्जन अगर इसका देखना चाहो तो वो होता है कि ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है स्पर्म और ओवम के मीटिंग को। ठीक है, ये क्या प्रिवेंट करता है, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। तो यही आपका कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है बेसिकली, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये क्या है, मेथड। ठीक है, मेथड टू प्रिवेंटिंग, मेथड टू प्रिवेंटिंग, ठीक है, मेथड टू प्रिवेंटिंग मीटिंग ऑफ, या फिर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी भी लिख सकता है, या फिर मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है भैया, 1 मिनट बस मुझे इंक भर लेने दो। ठीक है, इंक खत्म हो चुकी है। हाँ भाई, तो ये क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, या फिर प्रिवेंट ऑफ द कंसेप्शन। कंसेप्शन बोले तो अपना फर्टिलाइजेशन ही होता है और कुछ नहीं होता है, या फिर मीटिंग ही होता है। ठीक है, कहीं पर आपको ये वर्ड देखने के लिए मिलता है कंसेप्शन। ठीक है,
कंसेप्शन मतलब कुछ नहीं, फर्टिलाइजेशन ही होता है। ठीक है, अगर पेपर में मतलब ये वर्ड आ जाता है कि कंसेप्शंस, तो हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने ये वर्ड यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, सो ये होता है कॉन्ट्रासेप्शंस। तो कॉन्ट्रासेप्शंस के भी डिवाइसेस आते हैं। ऑफ कोर्स कॉन्ट्रासेप्शन उसका तो नहीं हो जाएगा ना मेरे भाई। ठीक है, हमने हमारे माइंड ने सोच लिया ठीक है भैया अब हमको 5 साल तक बच्चा पैदा नहीं करना है। ठीक है, लेकिन हम सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करेंगे, लेकिन बच्चा भी पैदा नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, हमारे मन से थोड़ी ना चलेगा, हमें कुछ ना कुछ तो उसके लिए करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, उस कॉन्ट्रासेप्शंस की डिवाइसेस यूज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होते हैं सर? जैसे कि आपने पहले भी नाम सुने हैं, आईओडीज हो गए, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हो गए, बैरियर मेथड जैसे कि कॉन्डम्स हो गए। ठीक है, उसके बाद फैमिलिया दैट इज द फीमेल कॉन्डम्स हो गया। ठीक है, उसके बाद और हम क्या देखते हैं, और हम देखते हैं जेलीज हो गए आपके। ठीक है, कुछ फोम्स हो गए। ठीक है, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स हो गए। ठीक है, ओरल पील्स हो गई। ठीक है, और फाइनली एंड फुल एंड फाइनल, ठीक है, एकदम फैसला ताबड़तोड़ वाला स्टेरिलाइजेशन मेथड हो गया, दैट इज द सर्जिकल मेथड हो गया। तो ये भाई, तो ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन एंड उसके डिवाइसेस हैं जो कि हम यूज करते हैं। तो सर अब मुझे एक बात बताइए आप, ठीक है, सो आपने चलो हो गया कि कॉन्ट्रासेप्शन से ऐसा होता है। तो सर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो मतलब हमें वो इजीली अवेलेबल भी तो होने चाहिए ना। ठीक है, हमने बोल दिया कि चलो कॉन्ट्रासेप्शन यूज करेंगे, नो डाउट है। ठीक है, हमने बोल दिया कि हम कॉन्ट्रासेप्शन यूज करेंगे, नो डाउट है। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बोलना सर कि अगर हम कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहे हैं, क्या वो यूजफुल होंगे? ठीक है, क्या वो हमें रिजल्ट देंगे? ठीक है, क्या वो हमें रिजल्ट देंगे? क्या हम जो मन चाहा हम करना चाहते हैं क्या वो करने देंगे? ठीक है, क्या वो हमारे डिजायर में आएंगे? क्या वो हमारे डिजायर में नहीं आएंगे? क्या वो हमारे लाइफ में रोल प्ले करेंगे या नहीं प्ले करेंगे? ठीक है, तो क्या वो हमारे फ्रेंडली होंगे, नहीं होंगे? क्या वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे? ये तो सवाल आएगा नहीं भैया। ठीक है, ये सवाल तो ऑफकोर्स आएगा, किसी के भी बच्चा मतलब किसी भी इंसान के, ठीक है, नॉर्मल इंसान के भैया दिमाग में ये सवाल तो आएगा ही ना कि यार ये जो हम कॉन्ट्रासेप्शन कब से हम पिपुड़ी बजा रहे हैं, तो वो भी तो इजीली अवेलेबल होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए, फ्रेंडली होने चाहिए, जिससे कि हम इसे इजीली यूज कर पाए। ठीक है, सो कॉन्ट्रासेप्शन में भी, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन जो होने चाहिए आपके, कॉन्ट्रासेप्शन कैसे होने चाहिए? कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, सबसे पहले तो आपको कैसे होने चाहिए? यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, यूजर फ्रेंडली। ठीक है भैया, पता चला कि आप आपके दोस्त को कॉन्डम बोल रहे हो, भाई ऐसा मत बनना। ठीक है, यूजर फ्रेंडली मतलब कि हम उस मतलब हम हमारे मन से उसे यूज कर सकते हैं। हमने बोला कि ठीक है भैया, अगर आज हमें फेमिडी यूज करना है या फिर अगर हमें कॉन्डम यूज करना है तो हम हमारे मन से यूज कर सकते हैं। यही होता है यूजर फ्रेंडली। क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं सर, इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। पता चला कि भैया जो आपका कॉन्डम है वो फटा हुआ निकला, प्रेगनेंसी हो गया, भाई प्रॉब्लम हो गया, बहुत बड़ा कांड हो गया। ठीक है, केस चले गए कोर्ट तक, क्या करेंगे? तो क्या होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई ऐसा डिफेक्टिवनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल इन मार्केट। ठीक है, इजीली अवेलेबल इन मार्केट होना चाहिए, मतलब मार्केट में इजीली अवेलेबल होना चाहिए। पता चला कि भैया हम रहते हैं यहाँ पर और कॉन्डम मिलता है 50 किलोमीटर दूर, तो भाई 10 रुपए के कॉन्डम के लिए कोई 50 रुपए खर्च क्यों करेगा? ठीक है, वो तो बोल रहा है ठीक है भैया हम तो नेचुरल मेथड यूज कर लेते हैं, चलो भाई आपको जो करना है करें, हम तो यूज ही नहीं कर सकते। तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 20 मीटर चले, आपके घर के सामने अगर मेडिकल है, अगर आप 20 मीटर चले कि भैया उसे बोले कि भैया एक दे दो भाई, ठीक है, तो उसने तुरंत दे देना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, हम बस कॉन्डम की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। आ गया समझ? आ गया समझ? ठीक है, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, डू नॉट अफेक्ट एक इंपॉर्टेंट है, ये जो हम पूरा लिख लेना भाई, पूरा पूरा एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, डू नॉट अफेक्ट ऑन सेक्सुअल डिजायर। सेक्सुअल डिजायर को इसने अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है भैया, जिसके लिए हम उसे यूज कर रहे हैं, जिस मन चाहे के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं, अगर वही अगर हमारे बीच में आएगा तो इसका यूज करने का फायदा क्या है? ठीक है, अगर हमारा इतना अच्छा डिजायर, मतलब हमारा मतलब जो कर रहा है अगर उसका डिजायर हो चुका है, ठीक है, जो कर रहा है उसका अगर डिजायर हो चुका है और उस डिजायर को वो बीच में आ रहा है, ठीक है, बोल रहा है ये करने, मतलब जो इंटरकोर्स ये करने नहीं दे रहा है, तो भाई ये किस काम का फिर?
कॉन्ट्रासेप्शन बना है क्यों है, तो ये क्या होना चाहिए, डू नॉट अफेक्ट द सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर को इसने अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में, और कॉन्ट्रासेप्शंस हमें क्या क्या, कॉन्ट्रासेप्शंस हमारे लिए कैसे कैसे होने चाहिए, ठीक है, हमारे पास वो अवेलेबल कैसे होने चाहिए, ठीक है, उसके बाद उसका इफेक्टिवनेस दिखना चाहिए, तो यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए, ठीक है, उसके बाद इसका सेक्सुअल डिजायर में उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो आप इसे छाप लीजिए, फिर हम देखते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं और उसके एग्जांपल्स भी साथ ही साथ लिख देंगे, मतलब जिसका कि आपको एक फ्लो चार्ट तैयार हो जाएगा और आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में एकदम इजी, मतलब एकदम इजी जाएगा आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में। ठीक है, तब तक आप इसे आप छाप लीजिए। ठीक है भाई, छाप लिया। हाँ, और एक उसमें एक लिख लेना, उसके लीस्ट साइड इफेक्ट होने चाहिए। ठीक है, पता चला कि भैया हमने मान लो कि ओरल पिल ले ली, ठीक है, एक केमिकल ड्रग्स है, ड्रग्स इन द सेंस मतलब केमिकल टैबलेट है, ठीक है, जिसमें कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। मान लो कि हमने केमिकल टैबलेट ले लिया और पता चला कि हमें उसका साइड इफेक्ट हो गया, कॉन्ट्रासेप्शन लेने का फायदा ही क्या हुआ, कॉन्ट्रासेप्शन लेने का फायदा ही क्या हुआ, सही बात है कि नहीं। तो उसके लीस्ट साइड इफेक्ट भी होना चाहिए, पॉइंट छूट गया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट छूट गया था मेरे दोस्त, आई एम सॉरी। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए उसमें। ठीक है, लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए, ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पता चला कि भैया हमने कॉपर टी हमने बीच में लगाया और पूरे कॉपर ने काम तमाम कर दिया। ठीक है, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने मान लो कि हमने हार्मोनल की आईओडी लगा दी और पता चला कि भैया पूरे ही पिट्यूटरी सिस्टम को, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को उसने डिस्टर्ब कर दिया, क्या फायदा भाई कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने का। ठीक है, सो ये एक बात है। तो हम इसे कैटेगरीज में भी डिवाइड करते हैं। तो चलो फिर देखो, हमारे पास टोटल कुछ कैटेगरीज आती है, ठीक है, जिसके भी हम अभी डिवाइड करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये एक है नेचुरल मेथड, ये हो गया नेचुरल मेथड, ये हो गया बैरियर मेथड, ये हो गया आपका आईयूडीज, ये हो गया आपका इम्प्लांट, और ये हो गया आपका, अरे एक रह गया, ओरल पिल्स, एक हो गया आपका इम्प्लांट, और बाद में ठीक। ठीक है, सो एक तंबू बना लीजिए भैया। ठीक है, जो तंबू आपको दिख रहा है ये तंबू बना लीजिए। ठीक है, बाद में फिर हम इसके क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले जो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है, जो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे वो आज हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे नेचुरल मेथड के बारे में। ठीक है, नेचुरल मेथड। ठीक है, नेचुरल मेथड की बात करेंगे मेरे दोस्त। फिर हम बढ़ेंगे बैरियर मेथड पर, फिर हम बढ़ेंगे बैरियर मेथड पर। बैरियर मेथड के बाद हम जाएंगे कहां पर, आईयूडीज पर, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज जिसको बोला जाता है आईयूडीज। फिर हम जाएंगे ओरल पिल्स पर, फिर हम जाएंगे ओरल पिल्स पर, ओरल पिल्स। फिर हम जाएंगे इम्प्लांट्स पर, इम्प्लांट्स पर, और लास्ट में हम चले जाएंगे सर्जिकल मेथड पर, सर्जिकल मेथड पर। ठीक है, ठीक है, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको ये बहुत ही इजी जाएगा। ठीक है, बहुत ही मतलब बहुत ही इजी जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर नेचुरल मेथड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका क्या, हम सबसे पहले उसमें पढ़ेंगे जैसे कि हम पढ़ेंगे लैक्टेशनल एमनोरिया। ठीक है, लैक्टेशनल एमेनोरिया, एमेनोरिया। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कॉइटस इंटरप्टस, कॉइटस इंटरप्टस, और हम पढ़ेंगे पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, एब्सिस, अरे भाई क्या स्पेलिंग है यार, एब्सिस्टेंस। ठीक है, ये हम तीनों पढ़ेंगे। बैरियर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्डम्स को। ठीक है, कॉन्डम्स को पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे वर्टिगन से सर्विक्स डायफ्राम वगैरह को। ठीक है, सर्विक्स, सर्विकल कैप, सर्विकल डायफ्राम, डायफ्राम। ठीक है, कप्स एक्सेट्रा। हम आयोडीज में पढ़ेंगे नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। फिर हम पढ़ेंगे कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, कॉपर रिलीजिंग। फिर हम पढ़ेंगे हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज,
हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। ठीक है, ओरल पिल में हम पढ़ेंगे आपके सारे के सारे पिल, आई पिल्स के बारे में। ठीक है, सहेली के बारे में जो कि CDRI ने क्या की थी, बनाई थी। ठीक है, CDRI लखनऊ वाला वही। ठीक है, सहेली के बारे में और इमरजेंसी पील के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इमरजेंसी पील के बारे में हम पढ़ेंगे। इम्प्लांट्स में हम पढ़ेंगे इम्प्लांट्स को ही, और सर्जिकल में हम पढ़ेंगे वैसेक्टोमी को, वैसेक्टोमी को और ट्यूबेक्टोमी को, ट्यूबेक्टोमी को। अब आप मुझे एक बात बताना मेरे दोस्त, ठीक है, मेरे भाई मेरे बहनों, मुझे एक बात बताना। ठीक है, अब आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, आप कमेंट में आंसर पुट कर देना। आप मुझे एक बात बोलना कि इनमें से रिवर्सिबल कौन सी होगी और इरिवर्सिबल कौन सी होगी। मतलब कि मान लो कि हमने कॉन्ट्रासेप्शन यूज की, इनमें से हमने कॉन्ट्रासेप्शन यूज की, इसमें से रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन कौन सी होंगी और इरिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन कौन सी होंगी, आपको कमेंट में बता देना है। ठीक है, आई होप आपने मतलब पॉज करके बताना मेरे भाई। ठीक है, सो आई होप आपने भी कमेंट कर दिया होगा। तो देखो, इसमें से रिवर्सिबल है आपकी नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, आयोडीज, ओरल पिल, इम्प्लांट। सर्जिकल मेथड आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं कि हम इसे रिवर्सिबल नहीं कर सकते। एनसीईआरटी ये कहती है कि जो सर्जिकल मेथड है उसके रिवर्सिबल होने के चांसेस नियरली बहुत ही कम है। बहुत बहुत मतलब बहुत ही कम है। ठीक है, एक हाथ दुखा हो गया तो हो गया, लेकिन नियरली इसके जितने भी चांसेस है रिवर्सिबल होने के नहीं है भाई, क्योंकि सर्जरी कर दे रहे भाई फैलोपियन ट्यूब को और वास डिफरेंस को कट कर दे रहे। तो भाई मतलब सर्जरी अगर हो रही है तो ऑफकोर्स ये तो इरिवर्सिबल हो ही जाएगा ना, ये तो इरिवर्सिबल हो ही जाएगा ना मेरे भाई। और बाकी ये तो रिवर्सिबल है। ठीक है, बैरियर मेथड हम इन सबको रिवर्सिबल कर सकते हैं। ठीक है, सो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीरियोडिक एब्सिस्टेंस को, फिर हम पढ़ेंगे कोइटस इंटररप्टस, फिर हम पढ़ेंगे लैक्टेशनल एमेनोरिया। तब तक आप इस फ्लो चार्ट को बना लीजिए। ठीक है, आई होप आपने बना लिया होगा। तो अभी हम हेडिंग डालते हैं नेचुरल मेथड। ठीक है, नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड। ठीक है, ये मेथड है। देखो, नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल मेथड। मतलब हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस तो हम इसे यूज नहीं करेंगे। मतलब इसके साइड इफेक्ट के चांसेस बिल्कुल नल है। ठीक है, इसमें साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये जो कॉन्ट्रासेप्शन है, ठीक है, इससे देखो कॉन्ट्रासेप्शन ऐसा ही नहीं होता है कि वो हमें आर्टिफिशियली मिले या फिर सिंथेटिक मिले। भैया ये भी एक कॉन्ट्रासेप्शन ही है। कॉन्ट्रासेप्शन का मीनिंग मैंने जैसे आपको बताया था कि ये क्या करता है, मीटिंग को रोकता है ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, यही कॉन्ट्रासेप्शन का मीनिंग है भाई। ये मत समझना कि कॉन्ट्रासेप्शन मतलब जो सिंथेटिकली मिलता है या फिर जो आर्टिफिशियली मिलता है, नेचुरल भी होता है। ठीक है, तो इनका जो मेन मोटो है, इनका मेन मोटो क्या है, सेव वाटर ड्रिंक बियर। अरे भाई मजा कर रहा हूँ। ठीक है, इनका जो मेन मोटो है वो मेन मोटो ये है, इनका ये जो प्रिंसिपल पर काम करते हैं वो प्रिंसिपल है कि हमें स्पर्म और ओवम को मीट नहीं होने देना है। हमने कॉन्ट्रासेप्शन में पहले लिख लिया था। तो हम डायरेक्ट अभी शुरू करने जा रहे हैं और हम डायरेक्ट शुरू करेंगे पीरियोडिक एब्सिस्टेंस को। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, एब्सिस्टेंस। देखो इसमें क्या होता है, या मान लो कोई कपल है, अब उस कपल को सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है। ठीक है, उन्होंने ठान लिया कि भैया ठीक है हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, तो फिर कैलेंडर के सहारे चलेंगे। सर कैलेंडर मतलब कैसा, वही कैलेंडर जो आप सोच रहे हो। कैलेंडर मतलब जो हमारे घर पर खिले पर लटक रहता है वही कैलेंडर। ठीक है, जो कि मेरी डेट वगैरह बताता है। तो कैलेंडर के हिसाब से चलेंगे। सर कैसे, वो कैलेंडर के हिसाब से ऐसे चलेंगे। मान लो कि जो फीमेल की जो मेंस्ट्रुएशन है, ठीक है, फीमेल की मेंस्ट्रुएशन आ गई आपकी 1 तारीख को। ठीक है, 1 तारीख को फीमेल की मेंस्ट्रुएशन आ गई, नो डाउट। अब ये फीमेल क्या करती है, देखो उसे पता है कि मेंस्ट्रुएशन में ब्लड फ्लो का इतनी वीकनेस होती है, तो वहां पर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स तो नहीं कर सकती। मतलब कर सकती है लेकिन बहुत ही वीकनेस होती है भाई, स्थिति नहीं होती उसकी। ठीक है, तो वो 3-4 दिन तो चले गए और फिर वो क्या करती है, ठीक है, अब 10, ठीक है, उसके मेंस्ट्रुएशन के बाद 10 से लेकर 17 दिन तक, ठीक है, मतलब वो 7 दिन का जो पीरियड है, 10th डे टू 7th डे बीच में जो है वहां पर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करती है। क्यों सर, क्या रीजन है? रीजन ये है क्योंकि देखो मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जो कि हमारा पिछला चैप्टर था, मैंने उस चैप्टर में बोला था कि जो स्पर्म होता है वो फैलोपियन ट्यूब में 3 दिन तक रह सकता है। ठीक है, 3 दिन तक रह सकता है
और जो ओवम होता है वो ओवम फैलोपियन ट्यूब में 1 दिन तक रह सकता है। क्लियर है? ठीक है। अब मानो कि जो आपकी ओवुलेशन कब होती है, 14th डे होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मैंने आपको ग्राफ के सारे और पूरा जो हमने एक एक फेज यहाँ पर जब डिटेल में स्टडी किया था एनसीईआरटी के थ्रू, तो हमने लिखा था कि 14th डे पर एक एवरेज 14th डे पर क्या होता है, एवरेज 14 डे पर ओवुलेशन होती है। ये एक मतलब एवरेज है, 28 डे के हम रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, तो 14 डे पर ओवुलेशन होता है। अब क्या सारे फीमेल्स में, ठीक है, सारे फीमेल में 28 डेज की साइकिल होती है? ठीक है, क्या सारे फीमेल में 28 डे की साइकिल होती है? नहीं ना, नहीं होती ना। मान लो कि अगर किसी में 30 डेज की साइकिल है, मान लो कि किसी में 26 डे की साइकिल है, मान लो कि किसी के 32 डेज की साइकिल है। ठीक है, सो साइकिल वुमेन टू वुमेन वेरी करती है। ठीक है, सो क्या होता है, मानो कि अब 14th डे हम एवरेज साइकिल की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मानो कि जो फीमेल है उसका ओवुलेशन होने वाला है 14th डे, ठीक है, या फिर 13 या 14 डे होने वाला है। ठीक है, हमें थोड़ी ना पता है कि ओवुलेशन कब होगा। ठीक है, लेकिन हम जनरल बोलते हैं कि 13 या 14 डे ओवुलेशन होगा। तो ओवुलेशन के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, ओवुलेशन के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद ये जो पीरियड है ये बहुत ही रिस्की पीरियड होता है। यहाँ पर कंसेप्शन के चांसेस होते हैं। कंसेप्शन मतलब वही फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत होते हैं। क्योंकि मानो कि उन्होंने 10th डे पर क्या कर लिया, ठीक है, मान लो कि उन्होंने 10th डे पर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया। अब जो मेल का जो सीमेन है, जो मेल का जो स्पर्म है, वो चला गया फैलोपियन ट्यूब में। आपको पता है कि फैलोपियन ट्यूब में क्या कर सकता है, 3 दिन तक बैठे रह सकता है, ओवम की राह देख सकता है 3 दिन तक। ठीक है, मान लो कि उसने 72 आवर्स तक वो स्पर्म वहां पर बैठा हुआ, और पता चला कि भैया जो ओवुलेशन 14th डे होने वाली थी वो ओवुलेशन हो गई 13 डे। तो भाई कंसेप्शन तो हो जाएगा ना, कंसेप्शन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना। ठीक है, समझ रहे हो? तो फिर क्या फायदा ये सब करने का, तो क्या फायदा ये सब करने का, तो यही बात है। ठीक है, चलो ये भी ठीक हो गया। चलो मानो कि जो मेल है, मेल ने क्या किया, मेल ने मानो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। उसने कब किया सेक्सुअल इंटरकोर्स, मानो कि उसने 15th डे पर क्या किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। अब ओवम जो है मान लो कि 14th डे पर रिलीज हुआ, और ओवम 14 डे पर अगर रिलीज हुआ तो क्या वो 1 दिन तक फैलोपियन ट्यूब में रह सकता है? हाँ सर, रह सकता है। 1 दिन तक वो फैलोपियन ट्यूब में रह सकता है। तो मान लो कि 15 डे पर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो भैया फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाएगी क्या? फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगी ना। ठीक है, सो ये बात है। सो 10 to 17 डे जो पीरियड है वो बहुत रिस्की पीरियड होता है, उसमें हाई चांसेस होते हैं कंसेप्शन के, फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, सो ये है, इसको हम कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, कैलेंडर मेथड, कैलेंडर मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, फीमेल एंड मेल, फीमेल एंड मेल अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन 10 to 17 डे, 10 to 17 डे। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, विथ रिस्पेक्ट टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है भाई, हम जो बात कर रहे हैं ना वो पूरी प्रोबेबिलिटी फैक्टर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि अगर किसी ने अगर 10th डे अगर मान लो कि अगर किसी ने 10th डे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया तो 100% प्रेग्नेंट ही होगी, ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ऐसी बात नहीं, हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो भैया शब्दों पर गौर फरमाइए और नजर भी फरमाइए। ठीक है, सो यही होता है आपका पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। एनसीईआरटी में इतना ही गिवन है, एनसीईआरटी में जो है इतना ही गिवन है, आई थिंक इतना ही गिवन है। हाँ ये ठीक है, ये जो 10 to 17 जो पीरियड होता है ना, ये फर्टाइल पीरियड होता है। ठीक है, फर्टाइल पीरियड मतलब जैसे कि मैंने आपको समझाया वही। ठीक है, ये क्या होता है, फर्टाइल पीरियड होता है। ठीक है, क्योंकि भाई आपको पता है कि 13 डे पर आपका ओवुलेशन होगा ना। ठीक है, सो ओवुलेशन पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, तो भैया रिस्क है ना, चांसेस है ना, तो ये बात है। हम सेकेंड पढ़ते हैं। ठीक है, हम सेकेंड नेचुरल मेथड में हम सेकेंड पढ़ते हैं, वो है कॉइटस इंटरप्टस, कॉइटस इंटरप्टस, इंटरप्टस। ठीक है, मैं आपको साथ साथ फेलियर्स भी बता रहा हूँ। ठीक है, सो आपको फेलियर ध्यान में रखने हैं। कॉइटस इंटरप्टस में क्या होता है, ठीक है, हम इसको बोलते हैं विड्रॉल ऑफ पेनिस, विड्रॉल
ऑफ पेनिस। सर इसका मतलब क्या है? देखो इस कॉन्ट्रासेप्शन में क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है, मान लो कि देखो अब जो मेल है, अगर मेल अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, ठीक है, वो मीटिंग कर रहा है किसी फीमेल के साथ, तो उसे इजैकुलेशन से पहले पता चल जाता है कि भैया इजैकुलेशन होने वाला है। ठीक है, ठीक है, आप मेल तो समझ ही सकते हैं यार, ठीक है, हमें तो बहुत अच्छी तरीके से पता होता है ये। ठीक है, सो मेल को पता चल जाता है कि हाँ भैया अब इजैकुलेशन होना चाहिए, मतलब अभी इजैकुलेशन होगा, तो हम क्या करेंगे, इजैकुलेशन से जस्ट पहले हम जो पेनिस है वो वजाइना से विड्रॉल कर लेंगे, हम वजाइना से उसे निकाल लेंगे, जिसकी वजह से जो स्पर्म है, जो सीमेन है, वो स्पर्म आपका फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ये भी तो अच्छी मेथड है। फिर लोग बैरियर मेथड, आईओडीज वगैरह क्यों यूज करते हैं? अभी मैं आपको इसका फेलियर, चांसेस ऑफ फेलियर बताता हूँ। ठीक है, आपको ये पता चल गया ना कि कॉर्टस इंटरफेरेंस क्या होता है। ठीक है, सो ये क्या होता है बेसिकली, विड्रॉल ऑफ पेनिस, विड्रॉल ऑफ पेनिस, पेनिस बिफोर इजैकुलेशन, बिफोर इजैकुलेशन, बिफोर इजैकुलेशन इज बेसिकली नथिंग बट द कॉर्टस इंटरफेरेंस या फिर विड्रॉल मेथड, यही होता है। अब मानो इसके फेलियर के चांसेस कैसे है सर? ठीक है, इसके फेलियर के चांसेस कैसे? इसके फेलियर के चांसेस ऐसे है, देखो मान लो कि हमें मेल को पता चल जाता है कि इजैकुलेशन से पहले, मतलब उसे पता चल रहा है कि अभी इजैकुलेशन होने वाला है। मान लो कि अगर वो उस इजैकुलेशन को कंट्रोल ही ना कर पाए, ठीक है, मान लो कि अगर उसका गलती से, अगर उसका जो पेनिस है अगर वो वजाइना में अगर रह गया और गलती से अगर इजैकुलेशन हो चुका, ठीक है, या फिर अगर इजैकुलेशन अगर हो गया, तो भैया फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगा ना। ठीक है, सो पहला फेलियर तो ये है। ठीक है, इफ, ठीक है, इसका पहला फेलियर क्या है, फेलियर, ठीक है, इसका सबसे पहला फेलियर ये है कि इफ मेल कांट कंट्रोल, कांट कंट्रोल, ठीक है, या फिर कांट विड्रॉल, कांट विड्रॉल द पेनिस बिफोर इजैकुलेशन, बिफोर इजैकुलेशन, तो भाई फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगी ना। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगी ना। चलो ये भी ठीक है सर। मान लो कि अगर वो बहुत ही स्ट्रांग बंदा है, चलो कोई इधर नहीं, बहुत ही स्ट्रांग बंदा है, ठीक है, अपने माइंड पर उस पर कंट्रोल है, नो डाउट। सेकेंड फेलियर के चांसेस ये है, देखो इजैकुलेशन से पहले भी ना जो कुछ स्पर्म के जो सेल्स होते हैं ना, जो स्पर्म होते हैं ना, वो पहले ही इजैकुलेट कर चुके होते हैं या फिर करने वाले होते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल में जो 4 to 5 ml या फिर जो 4 to 5 या फिर जो 4 से 5 ग्राम जो आपका जो स्पर्म है, ठीक है, वो बाद में निकालना है, लेकिन उसके पहले कुछ सेल्स जो होते हैं, वो जो सेल्स होते हैं वो भी फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं या फिर फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी को एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि अगर देखो इजैकुलेशन से पहले थोड़ा थोड़ा स्पर्म निकलता रहता है, ठीक है, सो मान लो कि अगर वही स्पर्म ने अगर ओवम को फर्टिलाइज कर दिया, तो इजैकुलेशन से पहले स्पर्म निकलता है, नो डाउट। अगर जो इजैकुलेशन से पहले जो थोड़ा थोड़ा जो स्पर्म निकलता है, मान लो कि अगर उसने ही फर्टिलाइजेशन कर दी, तो क्या होगा, तो भाई फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। भैया इस मेथड का फायदा है क्या? ठीक है, इस मेथड का फायदा है क्या? तो हम इसमें सेकेंड फेलियर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, some little sperm which come before ejaculation is also bearing the tendency टू फर्टिलाइज। ठीक है, सो ये भी होता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये है, तो इसमें हाई चांसेस ऑफ फेलियर बहुत सारे हैं। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया, अब इसमें क्या होता है सर? ठीक है, यहाँ पर हम लिखने के लिए जगह नहीं है, आप इसे पहले छाप लीजिए, फिर हम लैक्टेशनल एमेनोरिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया की। लैक्टेशनल एमेनोरिया, मेनोरिया, देखो इसके नाम से ही हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। लैक्टेशनल मतलब सर कुछ लैक्टिक एसिड से जुड़कर है, और लैक्टिक एसिड किस में होता है? मिल्क में होता है। सर क्या आप उसी की बात कर रहे हैं जो हमने
जो मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो लास्ट लेक्चर था लैक्टेशन, आप उसकी बात कर रहे हो। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी ही बात कर रहा हूँ कि देखो क्या होता है। मान लो कि अगर किसी मतलब जो किसी लेडी है उसकी डिलीवरी हुई है, ठीक है। ऑफकोर्स डिलीवरी के बाद क्या होता है, लैक्टेशनल पीरियड होता है, ठीक है। मिल्क का प्रोडक्शन शुरू रहता है, ठीक है। अगर मिल्क का प्रोडक्शन अगर शुरू रहता है तो इसमें क्या होता है, ठीक है। मान लो कि अगर जो कपल है उन्होंने ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें क्या करना है, इस पीरियड में हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है। मान लो कि अगर किसी फीमेल ने अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहता है वो कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हैं, उससे कंसेप्शन नहीं होगा, ठीक है। उससे कंसेप्शन नहीं होगा, ठीक है सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि ओव्यूलेशन के लिए क्या जरूरी है, ओव्यूलेशन के लिए क्या जरूरी है सर? ओव्यूलेशन के लिए जरूरी है एलएच हार्मोन। क्यों? क्योंकि जो एलएच हार्मोन है, एलएच हार्मोन क्या करता है, इंड्यूसेस द ओव्यूलेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल में लिखाया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है आप उसमें देख सकते हो, जो एलएच होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो क्या करता है, ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है। ओव्यूलेशन को क्या करता है, इंड्यूस करता है। अगर वो ओव्यूलेशन को अगर इंड्यूस करता है मेरे दोस्त, ठीक है, तो जो प्रोलैक्टिन होता है ना, वो उससे आने ही नहीं देता, उससे सप्रेस करके रखता है, उससे निगेटिव फीडबैक दे देता है कि भैया अब मैं यहाँ पर राज करूंगा, 6 महीने के लिए मैं यहाँ पर राज करूंगा, ठीक है। तू बीच में मत आना, ठीक है। तू ओवुलेशन भी मत करना, ठीक है। तू कुछ भी मत करना, ना ही तू मेंस्ट्रुएशन आने देता, ठीक है। ये पूरा का पूरा राज्य अभी मेरा है, पूरा का पूरा फीमेल का जो राज्य है वो भी मेरा है। कौन बोलता है ऐसा? प्रोलैक्टिन बोलता है। तो प्रोलैक्टिन की जो लेवल होती है वो इस टाइम पर वेरी हाई होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इज वेरी हाई, ठीक है। जो प्रोलैक्टिन की जो लेवल होती है ना, जो प्रोलैक्टिन की लेवल होती है वो बहुत ही हाई होती है, ठीक है। क्या होती है? बहुत ही हाई होती है, जो कि एलएच को आने नहीं देता है और ओवुलेशन होती भी नहीं है। क्लियर है? पूरा क्लियर है, ठीक है। पूरा क्लियर है क्या भाई? ठीक है। सो इसमें क्या होता है, लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इज वेरी हाई, ठीक है। तो ये कब तक इफेक्टिव है सर? ठीक है, यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, नो डाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, लेकिन इसके भी फेलियर चांसेस है। लेकिन सर कब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं? ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हम कब तक कर सकते हैं? ठीक है, 6 मंथ, ठीक है, मैक्सिमम 6 मंथ तक, मैक्सिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ तक हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो वैलिडिटी होती है, इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है इस लैक्टेशन लैमिनोरा की, वो 6 मंथ की होती है, ठीक है। डिलीवरी के बाद 6 मंथ इसकी एक्सपायरी डेट होती है, आप इसे समझ सकते हो। तो क्या हर फीमेल में 6 मंथ ही होगी? क्या हर फीमेल में 6 मंथ ही होगी? सोचो सोचो, क्या हर एक फीमेल में 6 मंथ ही होगी? नहीं ना भाई, हर एक फीमेल में 6 मंथ कैसे हो सकती है? ठीक है, फीमेल टू फीमेल जैसे मेंस्ट्रुएशन वैरी करती है, ऑफ कोर्स ओवुलेशन वैरी करता है, वैसे ये भी तो वैरी कर सकता है ना। अगर मान लो कि किसी का जो लैक्टेशन एमिनोरा जो पीरियड है, ठीक है, जिसमें कि प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो हाई रहता है, मान लो कि किसी में 3 महीने है, किसी में 4 है, किसी में 5 है। अगर मान लो कि अगर किसी का 4 महीने है, अगर उसी 4 महीने में, अगर उसी 4th मंथ में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इस मेथड का क्या फायदा? कुछ भी नहीं, ठीक है। सो ये क्या है, वैलिड अप टू 6 मंथ, ठीक है, मैक्सिमम 6 मंथ अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, ठीक है। सो ये होता है। एक बार कुछ पॉइंट छूटा तो नहीं, मैं एक बार वो देख लेता हूँ। हाँ ठीक, चलो ये देखते हैं। ये पूरा है यहाँ पर, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त हम इसे बोलते हैं लैक्टेशन एमिनोरा, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त, ठीक है। टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आप तो वैसे समझ ही गए होंगे, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। सो ये होता है। तो हमारे एनसीईआरटी फिर ये भी कहती है कि देखो, हम इसे मतलब कंसेप्शन होने के चांसेस तो नील है, ठीक है। हम जितने भी अभी कॉन्ट्रासेप्शंस पढ़े, हमने पीरियोडिक एब्सिस्टेंस पढ़ा, फिर हमने कोइटस इंटरकोर्स और ये वाला लैक्टेशन एमिनोरा, हमने ये जो पढ़ा इसमें कंसेप्शन के चांसेस नील है, लेकिन नील मतलब पूरे नील नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें फेलियर के भी चांसेस उतने ही हाई है, जितने इसके चांसेस नील के हैं उससे कहीं ज़्यादा चांसेस इसके फेलियर के भी है, ये एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सो ये आता है और वो हम सेकेंड मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो है आपका बैरियर मेथड, ठीक है। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड, ठीक है। अब आपको बैरियर मेथड से क्या समझ में आ रहा है? आप ये सोचिए कि आपको बैरियर मेथड से क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको बैरियर मेथड से क्या समझ में आ रहा है? आपको एक बार बोलिए। देखो, बैरियर मतलब
किसी का अंदर ना आना, किसी का बाहर ना जाना, एक वॉल जैसा क्रिएट हो जाना। ठीक है, जैसे हमारे बॉर्डर पर होती है। ठीक है, हमारे बॉर्डर पर क्या होती है, मान लो कि अगर कोई दो देश है, दो देश के बीच में किसी वॉल अगर लगी हुई है तो वो एक बैरियर है ना मेरे भाई, वो क्या है, एक बैरियर है। सेल्स में भी बैरियर होता है, साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, सेल्यूलर बैरियर होता है भाई, जिसकी वजह से एक दूसरा मतलब ऐसा एक्सचेंज होता है। प्लाज्मोडेस मेटल कनेक्शन तो होते ही है, लेकिन वो छोटा छोटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि पूरा इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल में चला जाएगा और उस सेल का इस सेल में, ये तो गलत बात है ना मेरे भाई। ठीक है, सो उसमें बैरियर होते हैं, मतलब अंदर की चीजों को बाहर नहीं जाने देता है, बाहर की चीजों को अंदर नहीं आने देता है। तो बैरियर मेथड में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, बैरियर मेथड में हम सबसे पहले पढ़ते हैं आपका कॉन्डम्स। ठीक है, कॉन्डम्स, ये पता नहीं बहुत ही क्यों फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। चलो ठीक है, फेवरेट टॉपिक है, चलो फिर हम इसे हमारा फेवरेट टॉपिक बना लेते हैं। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये एक लेटेक्स शीट का होता है, लेटेक्स रबर शीट, लेटेक्स रबर शीट का ये होता है। ठीक है, लेटेक्स रबर शीट का ये होता है। ठीक है, क्लियर है, एकदम क्लियर है ना। ये क्या होता है, लेटेक्स रबर शीट का होता है। इसमें क्या होता है, ठीक है, हम इसे दोनों यूज कर सकते हैं, मेल भी यूज कर सकते हैं और फीमेल भी यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, जो कॉन्डम होता है, आपको तो मतलब ऑफकोर्स इसकी सबको जानकारी होती है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि अगर इससे किसी की जानकारी ना हो। ठीक है, ऑफकोर्स इसे एक सबकी जानकारी होती है। तो ये क्या है, एक लेटेक्स शीट का रबर होता है। ठीक है, लेटेक्स एक रबर होता है, ये उससे मिलकर बना होता है। ठीक है, इसे क्या करते हैं, ऑफकोर्स भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले पढ़ते हैं। ठीक है, पहले पहनते हैं। ठीक है, जो मेल है वो पेनिस पर कवर, मतलब जो मेल होता है वो उसे पेनिस पर पहनता है, और जो फीमेल होती है वो सर्विक्स के अंदर, ठीक है, जो बर्थ कैनाल होती है, बर्थ कैनाल के अंदर पहनती है। क्लियर इतना, ठीक है, एकदम क्लियर है। तो हमारे एनसीईआरटी ये कहती है कि इसका एक एडिशनल एडवांटेज भी है। ठीक है, इसका एक एडिशनल एडवांटेज भी है, एडिशनल एडवांटेज भी है। वो एडिशनल एडवांटेज क्या है सर, एडिशनल एडवांटेज ये है कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को रोकता है। ठीक है, इट प्रिवेंट, ठीक है, इट प्रिवेंट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ठीक है, जो आपकी पॉपुलर है, दिस इज द एड्स। ठीक है, जैसे कि आपकी एड्स, क्लियर है इतना, एकदम परफेक्ट। ठीक है, जैसे कि आपकी एड्स हो गई। ठीक है, सो ये होता है। ठीक है, एक पॉपुलर ब्रांड इंडिया में बहुत ही चला था। ठीक है, एक पॉपुलर ब्रांड जो है, ठीक है, पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम बहुत ही चला था, और वो था आपका निरोध नाम का। क्या था, निरोध। ये एकदम पॉपुलर हुआ था भाई, बहुत ही पॉपुलर हुआ था ये। ठीक है, निरोध नाम का जो कॉन्डम था वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर इसे मेल पहन सकता है तो इसे फीमेल भी पहनती है। ठीक है, ठीक है, बोथ यूज, ठीक है, बोथ यूजेस मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। जो फीमेल का कॉन्डम होता है ना उसे बोलते हैं फेमिडे, फेमिडे। ठीक है, जो फीमेल का जो कॉन्डम होता है हम उसे फेमिडे बोलते हैं। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन याद रखिए क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सो बोथ दोनों यूज कर सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी, और जो फीमेल का जो कॉन्डम होता है हम उसे बोलते हैं फेमिडे। क्लियर है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। ठीक है, एसटीडी की वजह से, ये एसटीडी को प्रिवेंट करता है तो इसका यूज बहुत ही होता है। ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यूज होता है आयोडीज का, हम आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इसे छाप लीजिए। ठीक है, तो चलो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं आपके डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वोल्ट्स की। ठीक है, उसके पहले ये कि जो आपके कॉन्डम्स होते हैं वो कॉन्डम्स डिस्पोजेबल होते हैं। ठीक है, सो एक पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, एंड सेल्फ इंसर्टेड। सेल्फ इंसर्टेड मतलब हम इसे खुद से पहन सकते हैं। ठीक है, किसी डॉक्टर या नर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम इसे खुद भी पहन सकते हैं। सो आप ये वाला लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया होगा आई होप। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं आगे। डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्ट्स। अब सबसे पहली बात, इसे बस फीमेल से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओनली यूज बाय फीमेल। ठीक है,
ये क्या होते हैं, सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, रीयूजेबल भी होते हैं, ठीक है। आप इसे इसका सैनिटेशन करके या फिर आप इसे अच्छे से धो के आप इसे रीयूज भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसे रीयूज भी कर सकते हो। अब काफ़ी सारे फीमेल्स क्या करती है, ठीक है, काफ़ी सारे फीमेल्स क्या करती है, हाँ अच्छा ये मतलब इंसर्टेड कहाँ किया जाता है, ठीक है, इंसर्टेड इन सर्विक्स, सर्विक्स और बर्थ कनाल, ठीक है। बर्थ कैनाल मतलब वजाना है और सर्विक्स जो मिलकर बनती है वही होती है आपकी बर्थ कैनाल, तो इसमें इंसर्टेड होते हैं, क्लियर है। तो ये एक बात है, ठीक है। सो अब काफ़ी सारे फीमेल्स क्या करती है, इसके साथ काफ़ी सारी जो फीमेल्स होती है वो कुछ ट्यूब्स यूज़ करती है, ठीक है, ट्यूब्स, जेलीज, ठीक है, क्रीम्स, जेलीज, उसके बाद फोम्स, ये यूज़ करती है, एक स्पर्मिसाइडल यूज़ करती है, ठीक है। सो फीमेल्स यूज़ एडिशनली, ठीक है, फीमेल यूज एडिशनली स्पर्मिसाइडल क्रीम, ठीक है, स्पर्मिसाइडल क्रीम मतलब जो कि स्पर्म को मारने वाला क्रीम, स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज, ठीक है, जेलीज भैया आपको पता है कि कितनी बड़ी विस्कस होती है, तो ये भी जो स्पर्म को एंट्री को रोकती है, और फोम्स। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, along with this contraception, this above contraceptions, भाई ये क्या करती है पता है, मान लो कि जो फीमेल से, मान लो कि आपके पास ये क्या है, डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम है, तो ये क्या करेंगे, जो फीमेल्स होंगे वो क्या करते हैं, इस डायफ्राम पर, ठीक है, जो फीमेल्स है वो क्या करते हैं, इस डायफ्राम पर ऐसा स्पर्मिसाइडल क्रीम को लगा लेती है, ठीक है। मान लो कि हमारे पास ब्लू कलर से हमने यहाँ पर स्पर्मिसाइडल क्रीम लगा दिया, ठीक है, जो स्पर्मिसाइडल क्रीम को ऐसा लगा लेती है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, अगर स्पर्मिसाइडल का क्रीम लगा, ठीक है, तो पूरे, ठीक है, पूरे के पूरे चांसेस, जो कंसेप्शन के जो चांसेस होते हैं वो पूरे के पूरे नल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा, स्पर्म मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्पर्म को एक ही रास्ता है, और एक ही रास्ते में अगर आपने स्पर्मिसाइडल क्रीम अगर लगा दिया, ठीक है, ये किस पर लगाते हैं, उसके जो आपका ये जो मेथड है ना, जो डिवाइसेस है ना, उस पर लगाते हैं स्पर्मिसाइडल क्रीम या फिर जेलीज या फिर फोम्स, तो ये क्या करते हैं, स्पर्म को मार देते हैं, ठीक है। स्पर्म मर गया तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, वैसे ये प्रिवेंट तो करती है, लेकिन अगर बाई चांस अगर चला गया तो, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन भी तो फेलियर हो सकते हैं ना, ठीक है। सो ये एक है, तो एडिशनल ये लगा लेते हैं, जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी है या फिर जो कंसेप्शन है वो अवॉइड हो सकता है या फिर अवॉइड होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में तो कुछ वैसे बचा नहीं है, ठीक है, तो यही है एनसीईआरटी में पूरा खबरा यही है, आप इसे छाप लीजिए, ठीक है। और फाइनली अभी समय आ चुका है घर जाने का, ठीक है, मतलब आप तो घर ही हो, ठीक है, मतलब क्लास एंड करने का, ठीक है। आज का आपको ये क्लास कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट में बोल दीजिएगा, ठीक है, मतलब जिससे कि मुझे पता चलेगा कि हमारे और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है कि नहीं, ठीक है, या फिर हम और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, हम ज़्यादा और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी अपनी पढ़ाने का स्किल्स को और डेवलप कर सकता हूँ और आप भी आपकी पढ़ने की स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। सो ये है व्हाट्सएप के लैंग्वेज में, आपको थैंक यू, और तब तक के लिए आपने आज जो भी पढ़ा, ठीक है, एक बार उसे इनसाइट से ग्रोथ कर लीजिएगा, और मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और उसके पहले भाई लाइक द चैनल, शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, पता नहीं यार लेकिन क्यों बोलना पड़ता है, ठीक है, तो कोई नहीं, तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, ठीक है। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे आयोडीज, ठीक है, ओरल पिल्स, और अगर बचता है तो हम इम्प्लांट्स भी कर लेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।